दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई स्कूल पे। आज के इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की चैप्टर नंबर 1 जो कि है द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस राइटिंग पोर्शन के लिए तैयारी कर रहे हो या क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आज़ादी के बाद हमारे देश में क्या क्या हुआ, कैसे हम लोगों ने अपने देश को एक किया और कैसे देश में बंटवारा आया। तो इसी के बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। At the hour of the midnight of 14 to 15 अगस्त 1947, इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस। मिडनाइट के टाइम 14 से 15 अगस्त के बीच में 1947 का समय था। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी और जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने फ्री इंडिया के वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और उन्होंने उसी रात में एक बहुत फेमस स्पीच डिलीवर किया जिस स्पीच को कहा जाता है ट्राइज विद डेस्टिनी। तो चलिए अब समझते हैं। सरकार आ गई, देश आज़ाद हो गया। तो देश में दो मकसद था जो कि हर एक नागरिक इस पर एग्री करता था। वो दो मकसद क्या था इसके बारे में जानते हैं। पहला एग्रीमेंट ये था कि जो भी सरकार आएगी वो डेमोक्रेटिक वे में अपने देश को चलाएगी। मतलब हर एक लोग के पास अधिकार रहेगा कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बिना कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो जाए और वो पार्टी इन पावर आ जाए। और दूसरा गोल ये था कि जितने सारे भी सरकार आएगी वो लोगों के बारे में सोचेगी, अपने समाज के बारे में सोचेगी, खासकर पुअर पीपल के बारे में और जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं उनके बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी। तो चलिए ये तो हम लोग का मकसद था ही, लेकिन इसके साथ ही हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे थे। और इस टाइम हम लोग तीन मेजर चैलेंज से ज़्यादातर फेस कर रहे थे। तो चलिए समझते हैं ये तीन मेजर चैलेंज कौन कौन सा है। तो पहला चैलेंज है वो है नेशन यूनाइटेड। नेशन यूनाइटेड का मतलब ये हुआ कि देश को एक करना। और जो दूसरा चैलेंज है वो है टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार डेमोक्रेसी का जो प्रैक्टिसेस है, जैसे इक्वलिटी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, उसको प्रैक्टिस करवाना। तीसरा जो चैलेंज है वो ये था कि सोसाइटी में डेवलपमेंट लाया जाए। तो चलिए अब ये सारे चैलेंज को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। चैलेंज है वो है नेशन यूनाइटेड। तो नेशन यूनाइटेड का मतलब क्या हुआ? नेशन यूनाइटेड का मतलब ये हुआ कि देश में सभी लोग को एक तरह से रखने का। तो चलिए अब समझते हैं ये जो नेशन यूनाइटेड है वो इतना बड़ा चैलेंज क्यों बना। तो ये इतना बड़ा चैलेंज इसलिए बना क्योंकि इस टाइम में हम लोग का देश में बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ डाइवर्सिटीज़ ऑफ लोग रहते थे जो कि डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रीजन के रहते थे। तो इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया के दो हिस्से हो गए, एक बना पाकिस्तान, एक बना इंडिया। तो इसीलिए सरकार को डर था कि इतने सारे अलग अलग रीजनल के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो इंडिया में रहते हैं वो फिर से ये लोग के बीच में पार्टीशन ना हो जाए या फिर हम लोग का देश फिर से दोबारा ना टूट पाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि सबको एक करके साथ में चलने का। अब जो हमारा दूसरा चैलेंज है वो है टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी का मतलब ये रहा कि संविधान में तो हम लोग का डेमोक्रेसी था, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानना भी था कि लोगों का राइट क्या है, लोगों का ड्यूटी क्या है। इसीलिए सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ कि कुछ भी जो देश में चल रहा है उसको डेमोक्रेटिक वे से चलाएं। अब आते हैं तीसरे चैलेंज में। तो तीसरा जो चैलेंज है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ उस टाइम में। क्यों हुआ? देश आज़ाद हो गया, ये तो हम लोग के लिए सक्सेस था ही, लेकिन सबसे बड़ा सक्सेस तब आएगा कि जब देश से गरीबी हट पाए और देश का इकोनॉमी बहुत ऊपर तक जा पाए। इसीलिए डेवलपमेंट को भी बहुत बड़ा चैलेंज माना गया। अब इस वाले चैप्टर में हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे वो फर्स्ट चैलेंज को है जो कि है नेशन यूनाइटेड। आने वाले 2-3 चैप्टर में हम लोग डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि जो नेशन यूनाइटेड है वो इतना प्राइमरी और इतना मेजर चैलेंज क्यों माना जाता था और ऐसे क्या क्या कारण था जिसके कारण हम लोग का देश टूटा और फिर हम लोग ने कैसे अपने देश को एक किया। तो चलिए कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। 15 अगस्त 14 से 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था? ब्रिटिश इंडिया जो था वो दो हिस्सों में टूट गया। एक बना इंडिया, एक बना पाकिस्तान।
और इंडिया और पाकिस्तान बनाने के लिए टू नेशन थ्योरी का इस्तेमाल किया गया, जो कि मुस्लिम लीग ने लाया था। तो टू नेशन थ्योरी ये कहता है कि जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है उसको पाकिस्तान बना दो, और जहाँ हिंदू मेजोरिटी है उसको इंडिया बना दो। और इसी तरह से हम लोग का देश में पार्टीशन हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि पार्टीशन तो हो गया, लेकिन इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, पार्टीशन के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ा। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो ये था कि को मुस्लिम का जो मेजोरिटी था वो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं था। मतलब दो एरिया थे जहाँ पे मुस्लिम का मेजोरिटी बहुत ज़्यादा था, एक था आपका ईस्ट की तरफ, एक था आपका वेस्ट की तरफ। और जैसा कि टू नेशन थ्योरी में बताया गया था कि जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है उसको पाकिस्तान बना दिया जाए। इसीलिए पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान दो हिस्सा में बना, पहला बना ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा बना वेस्ट पाकिस्तान। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, मैंने रेड लाइट से मार्क किया है, ये था आपका ईस्ट पाकिस्तान और वो था आपका वेस्ट पाकिस्तान। फिर से क्या होता है, 1971 में ये जो आपका ईस्ट पाकिस्तान है वो बाद में जाके बांग्लादेश बन जाता है। तो इसके बारे में अभी बाद में जानेंगे। अब समझते हैं दूसरा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि सारे मुस्लिम मेजोरिटी के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में जाए। जैसे कि खान अब्दुल गफ़ार खान, जो कि लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में मिले, और वो टू नेशन थ्योरी का विरोध भी करते थे। वो चाहते थे कि देश यूनाइटेड रहे, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमटेंसेस उन्हें पाकिस्तान में मिलना पड़ा। और इसीलिए खान अब्दुल गफ़ार खान को हम लोग फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है वो कौन सा इलाका है। तो जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो ऊपर का इलाका है वही है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। और इसके जो लीडर थे वो थे खान अब्दुल गफ़ार खान, जो कि पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें मिलना पड़ा। अब आते हैं तीसरे प्रॉब्लम पे। तो जो तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पंजाब और बंगाल दो ऐसे इलाके थे जिसमें मुस्लिम का भी मेजोरिटी ज़्यादा था और हिंदू का भी मेजोरिटी ज़्यादा था। और जैसा कि टू नेशन थ्योरी में कहा गया था कि जहाँ मुस्लिम का मेजोरिटी ज़्यादा है उसको पाकिस्तान में शिफ्ट कर दो, लेकिन इस वाले एरिया में देखा गया कि मुस्लिम और हिंदू दोनों का मेजोरिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए पंजाब और बंगाल का हम लोग ने जब पार्टीशन किया तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में किया। इसीलिए आप देख सकते हैं, अभी भी जान सकते हैं, आप चाहें तो गूगल में सर्च मार के देखिए कि कुछ कुछ पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में भी है। यही कारण था। अब आते हैं फोर्थ प्रॉब्लम में। तो फोर्थ प्रॉब्लम ये था क्या, ये था कि जो माइनॉरिटीज़ थे, जैसे कि वो दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर थे, पाकिस्तान में भी थे और इंडिया में थे। तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो अचानक से जब आज़ाद हुआ देश तो लोग को समझ में नहीं आया कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं। इसके कारण लोग फंस गए। कैसे फंसे अब समझते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लाखों लोग ऐसे थे जो हिंदू थे, और इंडिया में भी बहुत सारे लाखों लोग ऐसे थे जो मुस्लिम थे, और इसी कारण ये दोनों एक दूसरे में फंस गए। अब समझते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये हुआ कि रिजल्ट क्या हुआ। पार्टीशन तो हो गया, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला चीज़ ये देखा गया कि जितने सारे मुस्लिम लोग थे वो हिंदू और सिख के एरिया में जाने से डरते थे, और जितने सारे हिंदू और सिख लोग थे वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में जाने से डरने लगे। डरने क्यों लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई, अगर जैसे कि कोई मुस्लिम है वो हिंदू वाले एरिया में जाता है तो कहीं वो मुस्लिम को मार ना दे, और उसी तरह से अगर कोई हिंदू है वो मुस्लिम वाले एरिया में जाता है तो वो कहीं हिंदू को ना मार दे। तो ये सब घटना हो रही थी 1947 की। दूसरा रिजल्ट ये आया कि बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अब घर छोड़ने के कारण क्या हुआ, वो लोग बॉर्डर के इधर चल गए और बॉर्डर में कैंप करके अपना अधिकतर जीवन बिताए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी कैंप में रह रहे हैं, और इसी कैंप को कहा जाता है रिफ्यूजी कैंप। अब देखते हैं, बहुत सारे महिलाएं लोग के साथ भी बहुत सारे दुर्घटना घट रही थी। उन लोग का रेप हो जा रहा था, उन लोग का मर्डर हो जा रहा था, वो लोग को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, और बहुत सारे महिलाएं लोग को ज़बरदस्ती शादी करके उनका धर्म को बदला भी जा रहा था। और इसी कारण क्या हो रहा था कि जितने सारे फैमिली मेम्बर थे वो लोग अपने ही महिलाओं लोग को, अपने ही औरत लोग को, घर के औरत लोग को खुद ही मार दे रहे थे। वो मार इसलिए दे रहे थे ताकि उनका जो फैमिली का ऑनर है, जो उन लोग का जो समाज में दाग ना लगे।
इसी कारण वो लोग खुद ही अपने और घर के औरत लोग को मार दे रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे लोग अनाथ हो गए। बहुत सारे राइटर, पोएट और फिल्म मेकर जो कि इंडिया और पाकिस्तान में थे, ये सारे जो रिज़ल्ट आया, ये सारे जो पार्टीशन में दंगा फसाद हुआ, इसको एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी कहानियों के द्वारा, अपने नोवेल के द्वारा और अपने फिल्म्स के द्वारा। देखा गया है कि ये जो पार्टीशन हुआ है, ये सिर्फ सिर्फ देश का पार्टीशन नहीं हुआ है, कि मतलब ये पार्टीशन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड किया गया है। इस पार्टीशन में माना जाता है कि हर एक चीज़ का डिवाइड किया गया है, छोटे से छोटा चीज़ का, जैसे कि कुर्सी हो गया, बेड हो गया, फ़ैन हो गया, छोटे से छोटे चीज़ का, यहाँ तक कि गवर्नमेंट का भी डिवीज़न हुआ है और रेलवेज़ का भी डिवीज़न हुआ है इस पार्टीशन में। इस पार्टीशन के कारण करीबन 80 लाख लोग माइग्रेट हुए हैं, एक जगह से दूसरे जगह आए हैं, और करीबन 10 लाख लोग इस पार्टीशन में मर गए हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।